नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में। बात करने से पहले मैं दो बातें बता दूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आरबीएससी की बोर्ड और सिलेबस के बारे में। हम बात कर रहे हैं आरबीएससी के बोर्ड और सिलेबस के बारे में, ठीक है। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा या आपको बताऊँगा आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, हार्परली जिसे आप लोग बोलते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में वो मैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, आपको पता होगा जो राजस्थान बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है उसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स में और चैप्टर नंबर 9। तो ये कुल मिला के 6 चैप्टर हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इन्हीं 6 चैप्टरों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूंगा। अपने एक एक चैप्टर की बात करेंगे। आज मैं पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करूंगा, फिर कल जैसे टाइम मिलता है 2, 3, 4, 5 ऐसे इसी तरीके से आप इन सब चीज़ों को। और दूसरी बात ये जो टॉपिक्स होंगे ये आपके न सिर्फ अर्धवार्षिक में या आपके वार्षिक में भी बहुत काम आएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि मैं आपको आपके जितने भी क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स है मैं आपको बता सकूँ। और आपने अगर अभी तक ठीक तरीके से तैयारी ना की हो तो अब भी आप ठीक तरीके से तैयारी कर पाओ, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर की हम लोग बात करें। देखिए, पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आपसे फिर पूछा जा सकता है कि आवेश के मूलभूत गुणधर्म, आवेश के मूलभूत गुणधर्म, ठीक है। किसी भी आवेश के मूलभूत गुणधर्म आपसे पूछ सकता है। जनरली एग्जाम में पूछता है कि आवेश के 2 मूलभूत गुणधर्म लिखिए। तो आपको 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, 2 मूलभूत जो गुणधर्म है वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला गुणधर्म हो सकता है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूसरा गुणधर्म आप लिख सकते हो समान प्रकृति के आवेश। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के जो आवेश होंगे वो क्या करते हैं? परस्पर आकर्षित। या आपने 2 गुणधर्म आवेश के लिख दिए। और आप इसमें लिख सकते हो, अब इन गुणधर्मों में से कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश स्थिर हो, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश से मेरा मतलब है कि आवेश चल नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है? चल नहीं रहा है। अगर वो आवेश स्थिर हो तो क्या कर सकता है? देखिए, स्थिर आवेश, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है। स्थिर आवेश क्या कर सकता है? देखिए, स्थिर आवेश सिर्फ अपने चारों तरफ पैदा करेगा कैसा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या है। तो आपको जवाब लिखोगे स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र का एक स्रोत है। इस तरीके से फिर आपसे पूछ सकता है कि अगर एक समान वेग से कोई आवेश गतिशील हो, एक समान वेग से कोई आवेश गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, तो एक समान वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो आपका जवाब होगा एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसी में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि कोई आवेश गतिशील तो हो लेकिन एक समान वेग से गतिशील ना हो, मतलब अलग अलग वेग से चल रहा हो, उसका वेग बार बार बदल रहा हो। इसको अपन बोल सकते हैं त्वरित गति। क्या बोल सकते हैं? त्वरित गति। तो आपसे पूछता आवेश त्वरित गति कर रहा है, या हम बोल सकते हैं दोलन गति, आवेश दोलन गति कर रहा है, या असमान वेग से गति। ये सारी बातें एक ही होगी, असमान वेग से गति। अगर कोई आवेश इस तरीके से चलता है तो क्या उत्पन्न करेगा? तो आपका जवाब होगा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो ये आपसे कोई गुणधर्म क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है कि आवेश के कोई 2 मूलभूत गुणधर्म लिखिए। आप कोई भी 2 लिख दीजिए, लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये कोई भी एक बात। दूसरी बात, इसी गुणधर्मों में से आपको कोई बात पूछी जा सकती है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, आवेश के गुणधर्म में से एक गुणधर्म है जो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी पूछा जा सकता है।
तो बताइए क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है कि पहली बात इसमें दो तीन चीजें और भी समझिए कि पहली बात तो क्वांटीकरण या क्वांटा क्या है। जब भी कोई वस्तु, कोई राशि एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, मतलब कोई राशि जब स्थानांतरण होती है, तो किसी भी राशि की स्थानांतरण होने वाले न्यूनतम मान, किसी भी राशि का स्थानांतरण होने वाला न्यूनतम मान उस राशि का क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है सर? क्वांटा कहलाता है। एक बात तो ये ठीक है, ये क्वांटीकरण नहीं है, मैं बता रहा हूं, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आवेश का क्वांटा क्या है। तो बताइए आवेश का वह कम से कम मान जो स्थानांतरण होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश का कम से कम मान जो स्थानांतरण होता है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आवेश का क्वांटा क्या होगा? आवेश का क्वांटा होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। आपको पता होगा इस बार पेपर में आपको एमएसएड मिलेंगे, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आवेश का क्वांटा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। आगे देखिए, अब क्वांटीकरण क्या कहता है? क्वांटीकरण जो है उसकी परिभाषा भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यह आवेश का क्वांटा, ठीक है। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये होता है Q इक्वल टू, अगर किसी वस्तु का आवेश Q है तो आएगा Ne। n होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। n होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। साथ में आप जरूर लगाएंगे प्लस माइनस। प्लस दिखाता है कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, या ये जो प्लस माइनस है ये दोनों ही दिखाते हैं कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या दान किए हैं। अगर आवेश प्लस आता है तो प्लस कब आएगा? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करेगी, और माइनस कब आएगा? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, ठीक है। तो ये क्वांटा की परिभाषा है और ये आवेश की क्वांटा का मान है और ये क्वांटा का मतलब है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं अगर बहुत सही से लिखूंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आपसे पूछा जा सकता है एक कूलम की परिभाषा। आपसे पूछा जा सकता है एक कूलम की परिभाषा, मतलब एक कूलम आवेश कितना होता है ना। इस बात का मतलब क्या है कि एक कूलम आवेश कितना होता है, या कब किसी आवेश को आप एक कूलम आवेश कहते हो। तो देखिए, आपने कूलम का नियम पढ़ा है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यही पढ़ा आप लोगों ने। अब देखिए, कभी ऐसा हो जाए कि यदि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो? एक कूलम, तथा R बराबर कितना हो? R बराबर हो आपके पास 1 मीटर। तो बताइए क्या होगा? तो F का मान होगा कि 1 इंटू 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, और करेंगे तो F इक्वल टू के, और के का मान होगा, अगर निर्वात की बात कर रहे हैं तो 9 गुणा 10 की घात 9, और बल का मात्रक न्यूटन। इसका मतलब समझिए इस बात को, आपने किसी आवेश को आपने एक कूलम आवेश कब कहा, या कोई आवेश अगर एक कूलम आवेश हो जाता है तब आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो यहां से एक कूलम आवेश की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? यदि यहां लिख देता हूं मैं ना, यदि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य, मेरे को क्या पता निर्वात में, क्योंकि मैंने के का मान कितना लिया? 9 गुणा 10 की घात 9, है ना। तब मैं कह रहा हूं निर्वात में, यदि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो, तथा उनके मध्य
लगने वाला बल 9 गुणा 10⁹ न्यूटन तो तो आवेश का परिमाण कितना होगा? तो आवेश का परिमाण या आवेशों का परिमाण 1 कूलम होगा। ठीक है। और यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। यदि निर्वात में दो समान प्रकृति के आवेश, में ये भी लिख देता हूं, समान प्रकृति व परिमाण। यदि निर्वात में दो समान प्रकृति व परिमाण, ये तो बराबर ही है ना, Q1 Q2 दोनों अपने बराबर ही है। यदि निर्वात में रखे दो समान प्रकृति व परिमाण के आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 9 गुणा 10⁹ न्यूटन हो तो आवेशों का परिमाण 1 कूलम होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। नंबर 4 पर हम जो लोग आ चुके हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर या के, अच्छा ध्यान देने की बात, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरावैद्युतांक। तो आपसे पैरावैद्युतांक पूछे या आपेक्षिक विद्युतशीलता पूछे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो बात कर सकते हो विद्युतशीलता क्या है। विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है कि हम जब देखेंगे, जब किसी आवेश को आप निर्वात में रखोगे, दो आवेशों को आप निर्वात में रखोगे तो उनके मध्य लगने वाला बल ज्यादा होगा, और उन्हीं दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर अगर आप माध्यम में रख देते हो तो लगने वाला बल कम हो जाएगा। लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब माध्यम में कोई ऐसी स्पेशलिटी है, माध्यम की कोई ऐसी खास बात है कि लगने वाले बल को क्या कर देता है? माध्यम कम कर देता है। ठीक है, तो यहीं से हम लिखते हैं कि आपेक्षिक जो विद्युतशीलता है उसको हम लोग दिखाएंगे एप्सिलॉन आर से। ये क्या होती है? ये होती है कि निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल, चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, निर्वात में लगने वाला बल बटा किसी माध्यम में लगने वाला बल। आप इसको ऐसे लिखते हैं F0/F। तो कुल मिला के आपेक्षिक विद्युतशीलता ये राशि है जो हमें ये बताती है कि निर्वात में लगने वाला बल किसी माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में कितना गुना ज्यादा है। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, विद्युतशीलता वो राशि है जो हमें ये बताती है कि माध्यम में रखने पर बल कितना गुना कम हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा भी लिखेंगे हम। देखिए F0 कितना? दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, हम लिखेंगे 1/4πε0। कूलाम का नियम लगा रहा हूं मैं। मान लीजिए आवेश Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी r² अपॉन, अब माध्यम में वही आवेश 4π, लेकिन माध्यम की विद्युतशीलता कुछ होगी जिसको हम एप्सिलॉन m या एप्सिलॉन से दिखाते हैं। आवेश वही Q1 Q2 है, दोनों के बीच की दूरी वही r² है। तो आप देखोगे कुछ चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और आपके पास बचेगा यहाँ 1/ε0/1/ε तो एप्सिलॉन r इक्वल टू होगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र है। अब यहां से 2-3 बातें आप ध्यान देंगे, ये भी आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र है, F0/F। परिभाषा आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आप यहां से लिख सकते हो कि किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। आप ये लिख सकते हो कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल व किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। दोनों ही आपकी ठीक होंगी। यहां से एक बात और सीख लीजिए, माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी? ε0 × εr। इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता में कैसे मिलती है? ε0 × εr। निर्वात की विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता से गुणा करने पर। ये जो एप्सिलॉन m है इसको कुछ लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ बातें और इसमें छोटी छोटी पता होनी चाहिए कि आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होगी। आपसे पूछे धातु की, किसकी? धातु की। तो धातु की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है अनंत, ये धातु के लिए है। ठीक है, आपसे पूछे बताइए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होगी वायु की, तो आप लिखोगे 1
वायु की आप कितनी लिखोगे 1। एक्चुअली 1.006 होती है, कितनी होती है 1.006, लेकिन आप लगभग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखें, ये भी एबीसीडी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है ये, जो आपने हालांकि नॉर्मल सी बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी आवेश की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश पे लगने वाला बल, तो क्यों ये होता है। ठीक है, इसके ऊपर छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपके साथ आ सकता है। क्या है ये चीज कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें आपने किसी क्यू आवेश को रख दिया, तो बताइए क्यू आवेश पे कितना बल लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए होगा F इक्वल टू क्यू ई, ये आपके काम आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए कि किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश का मतलब मान लीजिए कोई आवेश है क्यों, आपसे पूछे बताइए ये आवेश यहाँ पर x दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। x दूरी पर एक बिंदु P है, तो बताइए यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो आप लिखेंगे के क्यू और दूरी x स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला भी आपके काम आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, है ना। नंबर 6 पे आपसे पूछा जा सकता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी दो गुणधर्म, हमेशा कोई भी गुणधर्म जो आपसे पूछता है तो दो से ज्यादा कभी नहीं बोलता ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई भी दो गुणधर्म, उन दो गुणधर्मों में एक बात हो सकती है, जैसे कि वो तो आप कोई भी दो अपनी मर्जी से लिखिए, लेकिन उन गुणधर्मों में से भी एक क्वेश्चन आपके साथ पास बढ़ सकता है। जैसे एक तो ये है आपकी क्वेश्चन भी है कि ये आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती। ठीक है, एक है ये टूटती क्यों नहीं है, यकायक यकायक टूटती क्यों नहीं है, टूटती क्यों नहीं है। ये दोनों ही आपके हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 1.7, और इसके ऊपर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है जिसमें इस चीज को बड़ी डिटेल से समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देखिए। ठीक है, वो डिटेल से मैंने इसके ऊपर बात की है कि भाई क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है, टूटती नहीं है। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स के बारे में, है ना। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, मैं 8 नंबर पे आ गया ना, कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में क्या पूछेगा, परिभाषित कीजिए। ठीक है, दो बातें, एक बात पूछ सकता है परिभाषा, एक आपसे पूछ सकता है इसका मात्रक, और बहुत बार पूछा जा चुका है इसका विमा सूत्र। ये तीन चीजें कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है अगर इस तरह कहीं पर कोई क्षेत्र है, कोई पृष्ठ है या कोई सतह है, इसको अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें, मान लीजिए कोई आवेश है, इस आवेश के पास ले जाकर हमने इसको रख दिया, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स, है ना। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा ठीक है, लिख सकते हैं आप। अब जाहिर सी बात आप लोगों ने पढ़ाया विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक है, दिखती नहीं है, तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए हमने एक तरीका बनाया है। वो क्या है कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, या किसी भी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स या लिंक फ्लक्स या पारित फ्लक्स, जो भी शब्द आप काम में लेते हैं, ये होगा विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर, यानी फाई बराबर EA cos थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी पर से गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अगर आप थीटा एक जैसा नहीं होता तो आप इसको ऐसे लिखेंगे E ds या dA, जो भी आप पास लेते हैं, cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। इसमें न्यूमेरिकल पे आता है, ध्यान रखें, है ना। अच्छा, मात्रक देख लीजिए यहीं से। मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और जो क्षेत्रफल है उसका होगा मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए क्या बढ़ जाता है, ये आपके पास बनता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, विमा सूत्र भी देख लीजिए। विमा सूत्र क्या होगा, यही तो है। आप पहले न्यूटन का विमा सूत्र लिख दीजिए, m1L1T-2, फिर आप आवेश का लिख दीजिए A1T1, और फिर आप लिख दीजिए मीटर स्क्वायर का जो कि है L2। इकट्ठा कीजिए सबको, देखो m कितना है 1, L कितना होगा सर 3, T
-3 और a -1। ये हमारे पास का विमा सूत्र है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इसके न्यूमेरिकल भी, तो इसको याद रखिए फॉर्मूले से। ठीक है, थीटा जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ये प्रश्न इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, थीटा को जरूर समझे। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा कैसा होता है, तल के लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे है इसका, यहाँ अगर मैंने अल्पांश लिया तो ये ds क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, और मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर इस तरीके से गुजर रही है, इस तरीके से, तो ये विद्युत क्षेत्र है और इन दोनों के बीच का ये कोण है थीटा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा और डिटेल से क्लास में, बाकी मैं भी इनकी बाद में वीडियो लेके आऊंगा एक एक टॉपिक की, तो आप उस वक्त जरूर डिटेल से पढ़िए। फिलहाल मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा सकता है विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में 2-3 तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव या आप बोल सकते हो वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले तो आपसे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ही पूछ सकता है। ये परिभाषा देते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, पूछता आघूर्ण की परिभाषा है लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, द्विध्रुव पूछता है आघूर्ण की लिखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है कि जब समान परिमाण मान लीजिए ये भी क्यों और ये भी क्यों, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश यानी 1 प्लस और 1 माइनस एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो, तो इस निकाय को या इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दोबारा सुन लीजिए मेरे मुंह से। जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा यही है। जैसे मैंने दिखाया, दो आवेश जिनके परिमाण समान, क्यों मतलब ये 10 का तो ये भी 10 का है ना, 1 प्लस और फिर ये माइनस, प्रकृति दोनों की अलग अलग, बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। इस अल्प दूरी को कुछ लोग L से, या कुछ लोग इसको 2L से, या फिर इसको कुछ लोग 2A से भी दिखाते हैं। वो सबके अपने अपने तरीके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कैसे भी इसको दिखा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जब L 2L या 2A आप काम ले रहे हैं, ये इनके बीच की दूरी है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। आवेश व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से दिखाते हैं। यह एक सदिश राशि है, ध्यान रखें, सदिश राशि जिसकी दिशा हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसकी दिशा प्लस माइनस से लेकर प्लस की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्यों, हो सकता है दोनों के बीच की दूरी कोई आदमी क्या लिखे 2L, तो ये सूत्र ये भी हो सकता है 2L। ये बात दोनों एक ही हैं, 2 से कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ मध्य की दूरी है। हो सकता है जैसे मध्य की दूरी मान लीजिए किसी की 5 है, तो कोई तो कहे L बराबर 5 और कोई क्या कहे 2L बराबर 5। ये बोलने के तरीके हैं, बाकी बात हो रहेगी। मात्रक आपको पता ही होगा, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलिए, इसे भी पूछ सकता है द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्विध्रुव कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो 2 स्थितियों पे ज्ञात किया जा सकता है। एक तो निरक्ष पर और एक अक्ष पर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। ठीक है, आप जरूर इनको पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि इन अक्ष पर और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है इनकी वीडियो मैं ही अपलोड करूं, मैं ही आपको डालूं, मैं समझाऊं उसको बड़ी डिटेल से, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इन दोनों की वीडियो, मतलब विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अक्ष पर और निरक्ष पर, ये दोनों मैं डिटेल से वीडियो बनाकर और डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं पढ़ाऊं उसको और आपके पास मैटर मौजूद है तो आप वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला अपना जो क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस में से, इस चैप्टर में से, वो आ सकता है ये गाउस के नियम का कथन। गाउस के नियम का कथन इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। अर्धवार्षिक में या वार्षिक में एक एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा।
गॉस के नियम का कथन, पहली बात तो ठीक है आपको पता होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने ऐसा कहा था कि अगर कोई आकृति है और अगर उसमें कोई आकृति बंद आकृति है, कैसी आकृति है, बंद आकृति है, और अगर इसमें कोई आवेश रखा है और इस आवेश के कारण, मान लीजिए प्लस का आवेश है, इस आवेश के कारण ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, और किसी क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलने का मतलब क्या होगा, फ्लक्स का निकलना। तो गॉस कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में रखे आवेश से गुजरने वाला फ्लक्स या पारित फ्लक्स उसमें मौजूद आवेशों के बीजगणितीय योग का, बीजगणितीय योग मतलब हो सकता है आवेश 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी है, मतलब उसके अंदर जो भी कुल आवेश है। तो क्या कहता है गॉस कि किसी बंद पृष्ठ में रखे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान उसमें रखे आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है, यानी सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कथन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखिए इसके बारे में। छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आपसे कोई मिल सकते हैं इसके ऊपर, फ्लक्स के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जाम में। और इसका एक अनुप्रयोग, देखो ये अगर मैं तुक्का लगाऊं तो बात कोई खास नहीं होगी, बाकी अनुप्रयोग इसके 3-4 हैं आपके सिलेबस में। एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र है, तार के कारण है ना, सीधे लंबे आवेशित तार या रेखीय आवेश के कारण। एक आपके है चादर के कारण, मतलब कोई प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, और एक आपके है गोले के कारण, यानी गोलीय कोश या बोल सकते हो चालक गोला। इनमें से कोई सा भी आ सकता है, सभी का कोई फिक्स नहीं है किस में से कौन सा आएगा, कोई सा भी आ सकता है। आप मेथड याद रखिए, तरीके याद रखिए, आपको आ जाएगा। इनके लिए भी अगर आप चाहते हैं इनकी वीडियो में लेके आऊं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इनकी वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसका, एक स्लाइड कम पड़ गई है, एक स्लाइड में और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, यानी अब चलते हैं अपन। तो अनुप्रयोग मैं कह रहा था, अनुप्रयोग कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, किसी का फिक्स नहीं है। आप सभी याद रखिए, देखिए उनको, समझिए। ये सिर्फ तुक्का लगाना होगा, वो मैं चाहता नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो, लगता है वो टॉपिक समझ में नहीं आते, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको जरूर आपके लिए लेके आऊंगा, उस वीडियो को बेहतरीन तरीके से। इसके बाद बात आती है क्वेश्चंस की, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 1.7, 1.8, 1.15, 1.18 और 1.19। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में कई बार आए हैं, मैं उसी आधार पे आपको ये बता रहा हूँ। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको जरूर देख लें। ठीक है, आई होप आपको चीजें ठीक लगेंगी, समझ में आई होंगी। इसी जल्द ही मैं दूसरे चैप्टर, तीसरे, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम से पहले डाल दूंगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपके काम का ही मैटर यहाँ पर अवेलेबल होगा।